हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक छोटा-सा संदर्भ हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी पुलिस के विषय में एक टॉपिक ऐड किया गया जिसका नाम है राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद की क्या संरचनाएँ हैं? हालाँकि वैसे तो यूपी पुलिस को ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि सीधे तौर पे अगर कहा जाए, तो ये राजस्व परिषद जो विषय है, वो किससे समित है? तो राजस्व परिषद की जब बात की जाए तो राजस्व परिषद जो विषय है, वो कहीं न कहीं लेखपाल का विषय है। लेकिन फिर भी यूपी पुलिस इसके बारे में जानना चाहता है। पिछले संदर्भ में हमने देखा कई सारे प्रश्न भी रहे, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ उस सेशन को थोड़ा-सा साझा कर लें। तो राजस्व परिषद की जब बात की जाए तो थोड़ा-सा इसका पहलू समझते हैं कि आखिर इसका संदर्भ कहाँ से है, शुरुआत कहाँ पे है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्व मतलब क्या? राजस्व मतलब भूमि के ऊपर जो आपके लगान लगाए जाते हैं, जो आपका टैक्स लगता है, उसी को हम इसमें काउंट करते हैं। देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत जो भारत में निकल के आता है, वो पहले चरण में कहाँ से निकल के आता है? तो भारत में सबसे पहली व्यवस्था हमें हड़प्पा काल में देख मिलती है। जहाँ पे बताया जाता है कि जो राजस्व की वसूली होती थी, वो चूँकि आप भी जानते हो उस टाइम पे कोई पैसे वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उस टाइम पे क्या होता था, अनाज के रूप में क्या किया जाता था, आपका टैक्स वसूला जाता था। पुराने समय में आपने सुना होगा बार्टर सिस्टम जैसे चलता था कि आप किसी को प्याज़ दीजिए, दूसरे से आलू लीजिए, किसी को गेहूँ दीजिए तो उससे क्या करिए अपना काम करवाइए। तो ये बार्टर सिस्टम के ही संदर्भ में जो टैक्स की एक वैल्यू होती थी, वो शायद अनाज के रूप में ली जाती थी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बड़े-बड़े जो अन्नागार वगैरह रखे गए हैं, वो आखिर किस काम के लिए? क्योंकि इसके किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास इतना बड़ा अनाज उत्पादित तो होगा नहीं, तो उस दशा में अन्नागार कहीं न कहीं कोषागार के रूप में आपके सुरक्षित रखे जाते थे, जो राजा की देखरेख में होता था। लेकिन जब हमारे यहाँ पे वैदिक काल आती है, तो वैदिक काल में आपने सुना होगा एक टैक्स लिया जाता था जिसे बलि कहा जाता था। और उस बलि की जब बात की जाए, तो बलि को सामान्यतः हमारे यहाँ पे वस्तु या निष्क के रूप में लिया जाता था। मतलब वही अनाज वगैरह या फिर संबंधित व्यक्ति या निष्क जो धातु के सिक्के होते थे, उसके रूप में, ठीक है? हाँ, राजस्व व्यवस्था की जब बात की जाए तो इसका जो एक थोड़ा-सा हमें विवरण प्राप्त होता है, वह प्राप्त होता है कौटिल्य नाम के जो व्यक्ति हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि जो चाणक्य माने जाते हैं, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो उसमें पूरा इन्होंने बता रखा है कि कैसे-कैसे राजा, टैक्स, कैसे सेना, इन सब चीज़ों को प्रॉपर इन्होंने बता रखा है। मौर्य काल की जब बात की जाए तो मौर्य काल में एक बेसिकली अधिकारी ही इसी के लिए नियुक्त किया जाता था मौर्य काल में, जिसका नाम होता था गोप और समाहर्ता। बेसिक अगर देखा जाए तो ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। समाहर्ता को राजस्व विभाग का प्रमुख भी माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुप्त काल में भी राजस्व वसूली के लिए अलग से आपका डिपार्टमेंट बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया था। अगर इसकी बात की जाए तो उसने मुस्तक खराज नाम का एक नया डिपार्टमेंट बनाया जो राजस्व वसूली के लिए काम करता था। शेर शाह सूरी की जब बात की जाए तो उसके बारे में तो आप भी जानते हैं। पहली बात तो जमीन के पैमाइश के लिए सन की डंडी वगैरह, और इसके अलावा ये अनाज को और नगद पैसे को क्या करता था, राजस्व वसूली के रूप में चुनता था। और इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसने राज्य को कैसे निर्धारित किया जाए, मतलब राजस्व वगैरह को कैसे कलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए इसने जैसे आज हम जिला देख पाते ना, तो जिला जैसे होता है उसी तरीके से इसने क्या किया था, पूरे प्रदेश को अलग-अलग सरकारों में डिवाइड किया था। अलग-अलग सरकारों में इसने डिवाइड कर रखा था। अकबर के टाइम पे तो आप भी जानते हैं राजस्व पद्धति का कितना टॉप लेवल मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल ने बड़ा काम किया था जिसके सापेक्ष आप भी जानते हैं आईने दहसाला पद्धति किसने शुरुआत की थी, जिसमें आप भी जानते हैं दहसाला पद्धति। और इसके अलावा करोड़ी नाम की जो एक व्यक्ति होता था, जो खास करके इसके संबंध में आपका कनेक्ट होता था, तो ये व्यवस्था अकबर के द्वारा की गई। इवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी जो राजस्व वसूला जाता था वह या तो अनाज में या फिर आपके नगद रुपए में लिया जाता था। अंग्रेज जब हमारे यहाँ पे आते हैं, तो अंग्रेजों ने इस प्रथा में थोड़ा-सा परिवर्तन किया। 10 साला पद्धति हमारे यहाँ पे लंबे समय तक रही, लेकिन मुगल सत्ता के बाद जब अंग्रेज आते हैं, तो इन्होंने राजस्व पद्धति में अलग-अलग विधाओं का प्रयोग किया। बेसिकली आप कह सकते हो जैसे कुछ लोकेशन ऐसे जहाँ पे इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को ऐड किया कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो उस लोकेशन का क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। रैयतवाड़ी की जब बात की जाए तो रैयतवाड़ी का संदर्भ इन्होंने व्यवस्थित किया, जहाँ पे ये कहा गया कि किसान जो होगा वो क्या करेगा, सीधे अंग्रेजों को टैक्स देगा। और कुछ लोकेशन ऐसे जहाँ पे महालवाड़ी प्रथा को इन्होंने जन्म दिया कि बेसिकली ये कहा कि ये गाँव इतना टैक्स देगा, अब कैसे-कैसे वो कलेक्ट करेंगे उनकी ज़िम्मेदारी। तो महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी ये अंग्रेजों के माध्यम से आपकी चालू की गई व्यवस्था होती है। तो इतनी व्यवस्थाओं के बाद हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होता है, तो हमने देखा सबसे ज़्यादा जो विरोध था, वो राजस्व को ही लेकर के था। तो इसी नाते सबसे पहला काम ही हमारे यहाँ पे क्या किया गया क्या, कि भूमि सुधार का काम किया गया। तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के सापेक्ष आपने देखा भी होगा कि हमारा पहला संविधान संशोधन किया गया 1950 में। और उसी के ही संदर्भ में चूँकि राजस्व व्यवस्था एक ज़मीन से जुड़ी व्यवस्था है और इसका सुधार होना लाज़मी है। अंग्रेज़ों के जो मनगढ़ंत आपके टैक्स वगैरह होते थे, उससे हमें बचना था। तो इस नाते हमने अपने यहाँ पे क्या किया, इस राजस्व परिषद की स्थापना की।
हालाँकि राजस्व परिषद जो मूल स्थापित हुआ था, वो ब्रिटिश काल में ही स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश काल की जब बात की जाए तो ब्रिटिश काल में ही इसका जन्म हो गया था राजस्व परिषद का, जो आपके 1831 में स्थापित किया गया। जिसके आज अगर हम संरचना की बात की जाए, तो इसकी संरचना जो होती है, इसके डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष होता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो राजस्व परिषद के सापेक्ष ये अध्यक्ष होता है, जिसको सरकार के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा इसके कुछ आपके चुने हुए सदस्य होते हैं, जिनमें आप कह सकते हो कि जो टॉप लेवल के आपके आईएएस अधिकारी, सचिव जो राजस्व से या फिर अन्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके शामिल होते हैं। विभाग की संरचना की जब बात की जाए तो उसमें विभिन्न अलग-अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है, इसको डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। इसके आपने सुने होंगे अलग-अलग आपके ज़ोन होते हैं, जिसमें किसी में भूमि प्रबंधन का काम होता है, तो किसी में स्टाम्प ड्यूटी का काम होता है, किसी में पंजीकरण का काम होता है, किसी में म्यूटेशन अर्थात संपत्ति को ट्रांसफ़र करना, ये सब काम आपके किए जाते हैं। आज वर्तमान में राजस्व विभाग की संरचना की जब बात की जाए तो इसमें सबसे टॉप लेवल का अधिकारी जो होता है वो मुख्य राजस्व अधिकारी माना जाता है, खास करके चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। अगर इसकी बात की जाए तो ये राज्य स्तर पे राजस्व प्रमुख होता है, जिसे मुख्य सचिव लेवल का हम अधिकारी मानते हैं या फिर प्रमुख सचिव राजस्व के रूप में नाम देते हैं। दूसरे लेवल पे जो अधिकारी होता है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। आपको जान के हर्ष होगा कि जो आज हम कलेक्टर देखते हैं, डीएम देखते हैं, उसका नाम कलेक्टर क्यों रखा गया था? उसका नाम इसी कारण से कलेक्टर था क्योंकि उसका काम ही था अंग्रेजी काल में कि वो राजस्व को कलेक्ट करता था। हमारे यहाँ पे जो ज़मीन के लगान होते थे उसको कलेक्ट करता था, इसी नाते उसका नाम कलेक्टर रखा गया था। तो वही पद आज हमें क्या होता है, कलेक्टर जिसको हम जिलाधिकारी कहते हैं, वह आज भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिला लेवल पे प्रमुख होता है, जिसको एक शब्द में हम कलेक्टर या फिर दूसरे शब्द में जिला अधिकारी का नाम देते हैं। इसका काम होता है राजस्व का संग्रहण करना, कोई भूमि से संबंधित विवाद वगैरह हो गई है तो उसको क्या करना, यहाँ पे निपटाना, और सीधे शब्दों में आप कह सकते हो जिला लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये आपका नाम दिया जाता है। इसके अलावा छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो तहसीलदार जो होता है, तहसीलदार आपके छोटे लेवल पे आपकी ज़मीन से संबंधित आपके जो विवाद होते हैं, उनको यहाँ पे सुलझाने का कोशिश करता है बेसिकली तहसील स्तर पे। तो तहसील स्तर पे अगर कोई भूमि या संपत्ति से संबंधित आपका विवाद है या उससे संबंधित जो आपके मामले हुए, जैसे ज़मीन की खरीद-बिक्री करना या दस्तावेज़ों को एक तरीके से निर्धारित करना या आप कह सकते हो कि स्टाम्प वगैरह की ड्यूटी या म्यूटेशन वगैरह, तो ये सब काम आपके तहसील लेवल पे तहसीलदार करता है। ये प्रमुख व्यक्ति होते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इस संरचना में आप भी जानते हैं, संरचना यहाँ से चालू होती है। राजस्व परिषद जिसे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं, इसमें सबसे टॉप लेवल का व्यक्ति जो होता है वो आपका क्या होता है, आयुक्त होता है, जो कमिश्नर आपके सचिव लेवल पे। फिर आप कह सकते हो कि आपका जिलाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पे सबसे प्रमुख आपका माना जाता है, जिसको हम डीएम नाम देते हैं। फिर आपके अपर जिलाधिकारी, इससे जो छोटे अधिकारी होते हैं। फिर आपके उप जिलाधिकारी जिसको हम डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम कहते हैं। और इसके बाद आपके आते हैं तहसीलदार, ये तहसील स्तर पे आपको देख मिलते हैं। तो तहसील स्तर पे जो प्रमुख होता है उसका नाम होता है तहसीलदार। तहसीलदार से भी आपके जो छोटे होते हैं आपके नायब तहसीलदार। हालाँकि इसके बाद आपके जो नाम आता है, वह नाम आता है कानून गो का, ठीक है? लेकिन कानून गो की जब बात की जाए तो ये कोई विवाद वगैरह का निपटारा नहीं करते हैं। बेसिक आप कह सकते हो कि ये जो हमारे यहाँ पे कागज़ी कार्यवाही होती है, जैसे किसी की ज़मीन खरीदना है, बेचना है या कोई संपत्ति का ट्रांसफ़र वगैरह करना है, तो ये कानून गो होते हैं। और कानून गो के अंतर्गत कौन होता है, तो इसमें आपने सुना होगा लेखपाल होते हैं। तो जैसे एक लेखपाल का आप शब्द सुनते हैं, नाम सुनते हैं, वह कानून को के अंतर्गत कार्य करता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। आपने सुना होगा एक लेखपाल होता है जिसको हम नाम देते हैं राजस्व लेखपाल, जो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो राजस्व से संबंधित होता है। और एक व्यक्ति होता है जिसको नाम देते हैं चकबंदी लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल का काम ही होता है कि हमारे यहाँ पे चकबंदी वगैरह करेगा, ठीक है? तो ये 2 प्रकार के आपके लेखपाल होते हैं। हालाँकि लेखपाल के संदर्भ में, इसी के ही संदर्भ में एक व्यक्ति होता है जिसको नाम देते हैं अमीन। अमीन के बारे में आपने सुना होगा, ये कौन माना जाता है? तो गाँव लेवल पे जो राजस्व वसूली करने का काम होता है, ठीक है? गाँव लेवल पे अभी भी जो आपके राजस्व वसूली करने का काम होता है, वो आपके अमीन के द्वारा किया जाता है। जो लेखपाल की बात की है और चकबंदी एक विषय की है, तो यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से ये बड़ा काम किया गया। हमारे यहाँ पे पहली बार चकबंदी व्यवस्था कब चालू किया गया था? तो ये 1954 में किया गया था। आप भी जानते हैं कहाँ से? कैराना, जो वर्तमान में आपके मुज़फ्फरनगर जिले में पड़ता है, यहाँ से शुरू किया गया। और एक नाम आपने सुना होगा मुसाफिर खाना। ये मुसाफिर खाना आज वर्तमान में पड़ता है अमेठी में, लेकिन तब ये था सुल्तानपुर जिले में। तो ये क्या होता है, चकबंदी हमारी यूपी में पहली बार 1954 में चालू किया गया। और चकबंदी सामान्य रूप से ध्यान रखिएगा कि 10 साल के अंतराल पे किया जाता है। लेकिन हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारे पूरे यूपी में जो किया गया था, वह किया गया था 1958 में। तो 1958 में पहली बार पूरे यूपी में क्या किया गया, चकबंदी आपका किया गया। बेसिक आप जानते हैं कि चकबंदी की जब बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, ये भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। एक होती है अनिवार्य चकबंदी और एक होती है ऐच्छिक चकबंदी।
अनिवार्य चकबंदी की जब बात की जाए तो अनिवार्य मतलब क्या है कि ये अनिवार्यतः आपका लागू किया जाएगा। और ऐच्छिक होता है कि जहाँ पे कुछ लोगों की इच्छा है। बेसिकली आप कह सकते हो 100 लोग अगर है तो उसमें से 60-70 लोगों ने कहा कि नहीं यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो उस दशा में ऐच्छिक चकबंदी। तो ऐच्छिक और अनिवार्य ये 2 प्रकार की चकबंदी होती है। इन सबका जो संबंध आता है वो कहाँ से आता है तो आपने सुना भी है, वही आपके भूमि सुधार कानून की जब बात की जाए जिसको हमने कब लाया था, तो ये आपके 1950 में आया था, जिसमें आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन वगैरह चालू किया गया। तो जमींदारी उन्मूलन की जब बात की जाए तो 1950 में, जिसके माध्यम से आपने संविधान का पहला संशोधन ही सुना था। ठीक है, तो संविधान के पहले संशोधन की जब बात की जाए तो संविधान का जो पहला संविधान संशोधन था वह इसी कारण से हुआ था कि हमारे यहाँ पे जमींदारी को समाप्त किया जाए और भूमि सुधार के लिए आपका बेहतर कदम उठाया जाए। तो ये आपकी संरचना, और संरचना के बाद अगर इसके हम कुछ कार्यों की बात की तो कार्यों के सापेक्ष में, जैसे पहली बात अगर देखा जाए तो इसका कार्य क्या होता है, तो पहला काम होता है कि जमीन का रिकॉर्ड रखना। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था चालू की गई थी जिसको हम नाम देते हैं किसान बही योजना। तो किसान बही योजना की जब बात की जाए तो आपके 1992 में चालू किया गया था। मतलब क्या था कि किसानों को जमीन के जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उससे समेत आपका एक कागजात दिया जाएगा। तो उसी तरीके से भूमि का रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है वो हमारे यहाँ पे खास करके इस डिपार्टमेंट का होता है। अगर इसकी बात की जाए तो भूमि स्वामित्व, म्यूटेशन और जो अन्य संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना और उसे समय-समय पे अपडेट करना। नहीं तो जैसे हम पहुँच गए, हमने बोला कि भैया ये हमारी ज़मीन है, तो कैसे माना जाएगा? तो कागजात सरकारी डिपार्टमेंट भी रखती है और आपके पास भी आपके समेत ज़मीन के कागज़ात होते हैं। तो ये आपका भूमि का रिकॉर्ड रखता है, समय-समय पे राजस्व कलेक्ट करता है। जैसा कि हमने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मूल कार्य ही क्या था कि रेवेन्यू को वसूलना, तो राजस्व का संग्रहण करना, जिसमें भूमि कर, स्टाम्प की ड्यूटी या कोई आपका पंजीकरण वगैरह कराता है, तो पंजीकरण शुल्क वगैरह इसमें आपका शामिल होता है। भूमि सुधार की जब बात की जाए तो समय-समय पे आपकी जू भूमि को सुधार भी करना, जैसे आपने सुना भी था कि हमारे यहाँ पे एक कानून आया था सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट की जब बात की जाए, तो ये कब आया था? ये आया था 1960 में, जिसका टारगेट क्या था कि एक वर्ग जिसके पास लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है, उस ज़मीन को लिमिटेड कर दिया जाएगा और जो अतिरिक्त भूमि होगी, वह क्या किया जाएगा, जिसके पास ज़मीन नहीं है, गरीब तबके के लोग, तो उनको क्या किया जाएगा, भूमि का विवरण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे नजूल भूमि अभी आपने चर्चा में सुना था, तो नजूल भूमि को लोगों के बीच में वितरित कर देना। तो भूमि सुधार कार्यक्रम ये आपका करना। इसके अलावा प्रशासनिक अंतर अगर इसकी बात की जाए तो इसका काम होता है कि जिले के अंतर्गत जो राजस्व अधिकारी हैं, जैसे जिलाधिकारी, तहसीलदार, ये लोग क्या करते हैं, प्रशासनिक कार्यों को भी यहाँ पे आपके संचालित करते हैं। डीएम की नियुक्ति किसके लिए? कलेक्टर के लिए, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, उससे दूसरा काम करवा लेते हैं, जिले के प्रशासन को। ठीक है, भूमि विवादों को समाधान। अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के विवाद होते हैं गाँव लेवल पे। पहला विवाद होता है किसी का कपार फोड़ दीजिए अर्थात फौजदारी, और दूसरा विवाद होता है किसी का आप जमीन हड़प लीजिए या किसी का मेड़ काट दीजिए, अर्थात जिसको हम कहते हैं दीवानी विवाद। तो दीवानी विवाद की जब बात की जाए तो दीवानी विवाद को निपटाने के लिए ये आपके क्या होते हैं, तो अभी आपने देखा था कि दीवानी विवाद में कई सारे मुद्दे, जैसे भूमि का मालिकाना हक, अक्सर आपने देखा होगा लोग जमीन पे कब्जा ठोक देते हैं। सीमा विवाद, किसी ने किसी का मेड़ काट लिया है। और कब्जे से समेत आपका विवाद, बहुत सारे जो टॉप लेवल के व्यक्ति होते हैं ना, जिसको हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, नेता टाइप के व्यक्ति जो आपकी जमीन वगैरह को हब्जा लेते हैं, तो उस दशा में ऐसे मुद्दे के निपटारे के लिए ये आपके काम करते हैं। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, सामान्यतः आपने देखा होगा कि जमीन की खरीद बिक्री की जाती है तो उस टाइम पे स्टाम्प खरीदा जाता है और एक धनराशि ली जाती है जिसको हम पंजीकरण शुल्क कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रावधान में होता है, जैसे कहीं पे जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है या कहीं पे वरासत किया जा रहा है या किसी को जमीन ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस दशा में यही सरकार का मूल कमाई का जरिया होता है। तो स्टाम्प शुल्क वसूलना या फिर आप कह सकते हो उसके पंजीकरण वगैरह को करना। इसके अलावा म्यूटेशन, म्यूटेशन का वही मतलब है कि जमीन का एक तरीके से कह सकते हो जो मालिक है उसको किसी भी दशा में एक तरीके से परिवर्तन करना या रिकॉर्ड बदलना। ठीक है, तो अगर उसकी बात की जाए तो ये आपका म्यूटेशन होता है, खास करके जिसमें क्या करना, जमीन के आपके जो वारिस हैं, जो आपके हकदार हैं, उनके रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन करना। तो ये चीजें आपको देख मिलती हैं, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। कार्य के अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा और भी कुछ काम होते हैं, जैसे राजस्व परिषद की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से समय-समय पे आपका सर्वेक्षण किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा चकबंदी का मतलब ही क्या है कि समय-समय पे आपके नाली, खड़ंजा इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करना या किसी का ज़मीन का विवाद है तो उसको नापना, जोखना, ठीक है? इवन नहर वगैरह, सड़क वगैरह नई निकाली जा रही है तो उन सब चीज़ों का सर्वेक्षण करना और इसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन करना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे गाँव में हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, हमें कैसे पता चलेगी? तो वह डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए पता चलेगा। आजकल आपने देखा भी होगा हमारे यहाँ पे जैसे भूलेख एक सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, तो भूलेख के माध्यम से क्या करते हैं आप अपनी ज़मीन को केवल गाटा नंबर डाल करके जानकारी ले लेते हैं। ज़मीन के लिए 2 प्रकार के कागज़ भी ये आपको देते हैं, क्या नाम होता है? एक का नाम होता है जिसे हम कहते हैं खतौनी, खतौनी बेसिक आप जानते हैं ये खेत का एक रिकॉर्ड होता है,
जिसमें आपके ज़मीन के बारे में जानकारी मिलती है। अभी तो एक नया कार्यक्रम चला है स्वामित्व योजना में, जिसको हम नाम देते हैं किसके रूप में? घरौनी। तो इससे जो आपके गाँव के घर हैं, उसके बारे में क्या होता है, आपको एक रिकॉर्ड मिल जाता है, आपका एक कागज़ मिल जाता है, ताकि आप उसके वैल्यू के आधार पे बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। तो सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएँ की जाती हैं। राजस्व परिषद के सापेक्ष में ध्यान रखिएगा, इसका 2 विषय है। 1831 में जब स्थापित हुआ था, तो ये मूल रूप से प्रयागराज में स्थापित हुआ था। लेकिन अब सारे डिपार्टमेंट कहाँ पे आ गए हैं? लखनऊ में। तो जो इसका प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, वह अब आपके कहाँ पे आ गया है? तो आपके लखनऊ में है। लेकिन जो न्यायिक विंग है, बेसिकली जैसे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसी तरीके से इसका जो न्यायिक विंग है, राजस्व परिषद वाला, वह अभी भी कहाँ पे है? वह आपके इलाहाबाद में है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी राजस्व परिषद की जब बात की जाए, तो इसकी न्यायिक भूमिका क्या होती है? देखिए, एक भूमिका है कि ये विवादों को सुलटाती है, ठीक है? तो विवादों के सुलटाने की जब बात की जाए, तो उसमें न्यायिक निर्णय देता है। बेसिक आप कह सकते हो कि परिषद एक न्यायिक निकाय के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें राजस्व संबंधी जितने भी आपके मामले होते हैं, उसकी सुनवाई और निपटारा करता है। अभी आपने देखा ना, तहसीलदार और जो जिलाधिकारी होता है, उसका काम ही क्या था कि मुद्दे को सुलटाना, ठीक है? इसके अलावा अपील और पुनर्विचार। मान लेते हैं किसी ने, जैसे तहसीलदार ने किसी के पक्ष में आकर के मुकदमा फर्जी तरीके से सुन लिया, तो उस दशा में क्या होगा? आप इसका अपील भी कर सकते हैं। तो जिलाधिकारी के पास जाइए, वहाँ नहीं संतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में नहीं समझ थे तो आप आपके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में। तो इस दशा में आप कह सकते हो कि ये जो तहसील, जिला, मंडल, इन सब पे आपके जो निर्णय होते हैं, उसके खिलाफ भी अगर कोई मुद्दा होता है, तो उस पे क्या करती है? विचार सुनती है और फिर से आपका जो एक सुनिश्चित कह सकते हो पारदर्शी आपका निर्णय होता है, वो आपके पक्ष में करने की बात करती है। इसके लिए कुछ आपके अलग-अलग लोकेशन में राजस्व अदालतें वगैरह भी स्थापित की जाती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बताया जाता है, इतना विवाद है, इतना रिपोर्ट फाइल की गई है कि अगर उसको सुनना चाहे तो वो दसियों साल लग जाएगा। तो ऐसे मुद्दे कह सकते हो कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत गंभीर हैं, तो उसको तो भाई सुनने में टाइम लगेगा जब तक उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, साक्ष्य वगैरह नहीं मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ने क्या किया था, अपना दरवाजे का खिड़की इधर से खोल करके इधर किया था, ठीक है? किसी ने ज़मीन बेचने के लिए कुछ एक मुद्दा था, उसको विवाद लेकर के। तो ऐसे जो छोटे मुद्दे होते हैं, उसको क्या किया जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ राजस्व अदालतें वसूली की जाती हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि छोटे-छोटे विवाद को समय से सलटा दिया जाए, ताकि ये आगे तक बढ़ता ना जाए। तो इस दशा में राजस्व विवादों को समाधान करने के लिए हमारे यहाँ पर एक विशेष अदालत स्थापित की जाती है, जो छोटे-छोटे मुद्दे को सॉल्व कर देती है। जिसमें आप कह सकते हो कोई भूमि विवाद है, या कोई पट्टा का अधिकार है, या कोई म्यूटेशन संबंधित मामला है, तो उन सब चीज़ों की क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है। बड़े विवाद तो आपके बड़े होंगे, उसके साक्ष्य वगैरह के साथ सॉल्व होंगे। लेकिन जो छोटे-छोटे लेवल के विवाद हैं, उसको क्या किया जाएगा? इसमें आपका सॉल्व किया जाता है। तो ये थोड़ा-सा एक पर्याय था आपके राजस्व परिषद को लेकर के। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज है स्वतंत्रता दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आज हमने जितने भी हमारे कोर्स हैं, उनकी प्राइस को बिल्कुल कह सकते हो कि 50% डाउन कर दिया है। तो अगर आज आप, केवल आज के लिए ध्यान रखिएगा, केवल अगर आज आप इस कोर्स को कैरी करते हैं, तो ये 99 की जगह पे क्या होगा, केवल आपको ₹91 में मिल जाएगा, और ये जो ₹20 का टेस्ट था, वो केवल क्या होगा, आपको ₹10 मिल जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारी तरफ से ये आपके लिए एक भेंट है कि अगर आज आप टेस्ट लेते हैं, तो आपको केवल ₹10 में टेस्ट मिलेगा। आज केवल आप कोर्स लेते हैं, तो ये आपके 99 की जगह पे 51 मिलेगा। कल से फिर ये अपने प्राइस पे हो जाएँगे, फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज के लिए केवल क्या है, ये आपके इस प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है? तो आप इसे भी कैरी कर सकते हैं। बाकी आपके साथ हम जुड़ते ही रहते हैं, तो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास लाइक करते हुए साझा कर दीजिएगा। ऐसे नए-नए सेशन हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।